हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको एनालिसिस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे ईवीएस के और इंग्लिश के क्वेश्चन रिकॉर्ड किए हैं, एनालिसिस भी किए हैं और डिटेल में समझने की कोशिश भी की है। प्लेलिस्ट में है सारे रिकॉर्डेड, आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर समझना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर सीटीईटी के एग्जाम में। उसी को ध्यान में रख के हम लोग अब कंटिन्यूसली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईवीएस के। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टीचिंग मटेरियल फॉर विजुअल चैलेंज स्टूडेंट इज द ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन डैश पॉइंट्स। तो जो विजुअल चैलेंज होते हैं, मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे स्टूडेंट, उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। जो ब्रेल किताबें होती है वो यूज़ की जाती है। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट किस पे डिपेंड है, वो किस पर बेस्ड है? तो ये हम सबको मालूम है, 6 डॉट मैट्रिक्स पे डिपेंड है ब्रेल स्क्रिप्ट। इमेज दिखाता हूँ आपको थोड़ा। देखो यहाँ पर ये आपको देख रहे होगे ना, इसमें ये 6 डॉट मैट्रिक्स पे ये डिपेंड होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। 6 राइजिंग पॉइंट होते हैं, थोड़ा थिक पेपर होता है, उस पर राइजिंग पॉइंट रहते हैं, जिसे हम लोग हाथ फेर कर आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का डिज़ाइन है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 डॉट को लेकर अलग अलग जो लिखावट है या स्क्रिप्ट बनाई जाती है। तो ये जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि वो पढ़ सके और कुछ लिख भी सके। तो पढ़ने और लिखने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है उनके लिए, खासतौर पर पढ़ने के लिए, ताकि वो भी नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ सके। अब ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, ये डेवलप की थी जो लुइस ब्रेल है, फ्रांस का एक साइंटिस्ट है। तो इन्होंने, वो 13 साल की उम्र में खुद ब्लाइंड हो चुके थे, तो उसी वजह से उन्होंने खुद के लिए एक जो फ्रेंच लैंग्वेज में कोडिफिकेशन किया था इस तरह ब्रेल स्क्रिप्ट में। उसके बाद में इंग्लिश में भी उसे कन्वर्ट किया गया। कोडिफिकेशन की दुनिया की ये शुरुआत थी। यहीं से फिर कोडिफिकेशन, बाद में सारा जो हम लोग प्रोग्रामिंग देख रहे हैं अभी, हमारा जो आज का जो दौर है, हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब कोडिफिकेशन की वजह से है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इसी को माना जाता है। खैर, इतना ही समझना है आपको। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाउली इज रेफर टू। देखो, बाउडी या कुआ, इसको कुएं को बोलते हैं, आपको सबको पता है। तो ये राजस्थान में, राजस्थान के नाम से बाउडी या कुआ, बाउलीज बोलते हैं इसको। जो कुएं है या वेल है, राजस्थान में बहुत पुराना वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। हजारों साल से वहाँ पर ये किया जाता है। सिर्फ ये राजस्थान में नहीं किया जाता, राजस्थान के साथ साथ जहाँ पर भी पानी स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पर भी ये कुआं बनाए जाते हैं। और उनको, जैसे मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा जो रीजन है, वहाँ पे भी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मराठवाड़ा, तो यहाँ पर भी ये, इनको कुएं बोलते हैं या बाउडीज बोलते हैं। तो जो भी वाटर पर्च इलाका है, देखो एग्जाम में बार बार वाटर पर्च इलाका यूज करता है, तो याद रखो, जहाँ पे भी वाटर पर्च इलाका है, वहाँ पर जो लोकल्स है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सालों से कुएं बनाते आते हैं, खासतौर पे राजस्थान में। और राजस्थान में भी जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of cooling due to the evaporation is slow when the area of the water surface in the contact with the atmosphere। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, ये बात आप ध्यान में रख लो। इसको थोड़ा मैप से इससे समझते हैं, इमेज से। देखो, कूलिंग इफेक्ट कब होता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में वो स्लो क्यों होगा वो समझ में आएगा हमारे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट मतलब, जैसे ये लिक्विड में जैसे ही गैस में कन्वर्ट होता है, इवापोरेशन का की वजह से, धूप की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता, सरफेस का जो पानी है वो गर्म होकर भाप बन के चला जाता। तो जैसे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता, गैस में, तो यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है इनके दोनों के बीच में का बॉन्ड तोड़ने के लिए। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, जिसे लैटेनेट बोलते हैं। अब यहाँ की बहुत सारे टेम्परेचर जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए कंज्यूम किया जाता, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए, उनके बॉन्ड तोड़ने के लिए एक लैटेनेट लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, तो वो यहाँ पे कंज्यूम होती है। तो जैसे यहाँ की टेम्परेचर कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जिसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। अब ये कूलिंग इफेक्ट होता है इवापोरेशन की वजह से। तो मतलब इवापोरेशन अगर ज़्यादा, मतलब कूलिंग इफेक्ट
जो कूलिंग इफेक्ट है ये कब स्लो होगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा रहेगा तो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इवापोरेशन कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी कम होने लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब किया जाएगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब इवापोरेशन जितना ज़्यादा उतना कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा, जितना इवापोरेशन कम उतना कूलिंग इफेक्ट कम होगा यानी स्लो होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कूलिंग इफेक्ट इवापोरेशन की वजह से लो कम होता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इवापोरेशन किन कारणों की वजह से कम होता है। तो पहला इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जो सरफेस एरिया है, ये देख रहे हैं आप, ये सरफेस एरिया, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, क्योंकि लाइट के लिए और हीट के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो पहला रीज़न क्या है, अगर एरिया ज़्यादा है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा और कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एरिया कम है तो इवापोरेशन कम और कूलिंग इफेक्ट भी कम, तो पहला रीज़न है। दूसरा मॉइस्चर का पूछता है आपको, मॉइस्चर देखो किसी जगह पे अगर ऑलरेडी मॉइस्चर है, मान लो यहाँ पर बहुत सारा मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो क्या होगा, जो सनलाइट है ना वो उतनी शिद्दत से यहाँ सरफेस पे नहीं आएंगी, तो इवापोरेशन भी क्या होगा फिर कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है ना वो आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सन से आ रही है उसको, तो एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, तो इवापोरेशन कम मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो इवापोरेशन कम होता है, तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी कम होगा। मॉइस्चर कम, इवापोरेशन ज़्यादा, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा, मतलब मॉइस्चर के वाइस वर्सा और एरे के अकॉर्डिंग तो कूलिंग इफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवापोरेशन इज स्लो, तो स्लो कब होता, तो आंसर देखना है हमको। तो क्या बोल रहा हूँ पहले, तो कॉन्टेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट, मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इवापोरेशन बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, तो कूलिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी इंक्रीज वाला घट गया, अब ये दोनों में डिक्रीज बता रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है, दोनों डिक्रीज होंगे तो इवापोरेशन भी कम होगा और फिर कूलिंग इफेक्ट भी कम पड़ेगा। अब ह्यूमिडिटी को देखते हैं। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जाहिर है कि इवापोरेशन कम होगा, इवापोरेशन अगर कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी कम होगा। तो मतलब ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ कूलिंग इफेक्ट भी कम रहेगा। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इज लो, तो ये लो नहीं रहेंगे, ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्लो करना है। तो आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर का। मैं इस पर डिटेल एक लेक्चर बना के डालूंगा ईवीएस का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। हालांकि ये बहुत इजी और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको हम लोग स्पेशल लेक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और टीचर इज अ डिस्प्ले द डिफरेंट वेजिटेबल विथ देयर एडिबल पार्ट। एक टीचर है, बहुत सारे वेजिटेबल को डिस्प्ले करने लगा, उनके एडिबल पार्ट मतलब कौन सा हिस्सा उसका खाया जाता। ठीक है, फॉर गार्लिक शी डिस्प्ले, तो गार्लिक के लिए क्या डिस्प्ले करना चाहिए उसको, मतलब बहुत सारे उसने वेजिटेबल डिस्प्ले किया और बताया कि ये हिस्सा उसका एडिबल है, मतलब खा सकते, एडिबल है। तो गार्लिक का कौन सा हिस्सा एडिबल है, तो वो आता बल्ब आता। मैं थोड़ा आपको इमेज से समझाता हूँ। देखो ये गार्लिक है, तो गार्लिक का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे दिया नहीं इमेज में, इसको बल्ब बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते बल्ब। हमारा बल्ब जो लाइट वाला बल्ब है उसी तरह, इसलिए इसको बल्ब बोलते हैं। इसके ये रूट्स होते हैं, ये रूट्स है। देखो एक चीज आप याद रखो, इसको बल्ब भी बोलते हैं और इसको स्टेम भी बोलते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली उसने बल्ब पूछा है तो हम लोग आंसर ये कर रहे हैं, क्योंकि इसको बल्ब बोलते हैं, और स्टेम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि रूट्स के ऊपर स्टेम आता है ना प्लांट्स का। जैसे कि ओनियन हो गया, ओनियन में भी क्या रहेगा, जो ओनियन है तो यहाँ पे भी रूट्स रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा उसका, स्टेम। तो कई बार आपको सवाल पूछता है कि फ्रूट्स की लिस्ट देता है, उसमें बोलेंगे इसमें से रूट्स कौन से हैं और उसमें स्टेम कौन सा है, तो यहाँ हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अब ये 2 याद रखो आप, मैं आपको जैसे सामने आएंगे वैसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो क्या आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, तो रूट्स नहीं आता, सीड भी नहीं, यहाँ जानबूझ के स्टेम नहीं दिया उसने, उसको मालूम है कि कंफ्यूज होगा और आंसर गलत आ सकता है, या फिर उनको भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए उन्होंने इसे बल्ब भी यूज किया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विथ एम टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट वेयर द रिप्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली 2015। मैं आपको समझाता हूँ। 2002 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था और उसमें कुछ गोल बनाए थे हमने जो हमको 15 तक अचीव करने थे और उसको हमने नाम दिए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 तक, 2000 से 2015 तक इसकी वैलिडिटी थी, तब तक हमको अचीव करना था। वो क्या है वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको, क्योंकि हमको आगे की कुछ बातें समझनी है। 15 साल के बाद में फिर 2015 आया, 2015 आया, फिर हमने जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने फिर से नए कुछ टारगेट या फिर गोल रखे। वो किस लिए रखे? वो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहे हैं उसके लिए रखे। उसका नाम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल के जाने जाते हैं और ये कब तक रहेंगे? ये 2030 तक रहेंगे, 2030 तक, 15 साल के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब एक चीज़ आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि सस्टेनेबल मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा क्लाइमेट पूरा चेंज कर रहे हैं। हम लोग पूरा क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, उसके बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेस है ना, जो रिसोर्सेस है वो भी क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं या कम होना शुरू हो चुके हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं अभी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको ऐसा डेवलपमेंट करना है ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आने वाली नई जनरेशन के लिए सस्टेन हो सके। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करो तो कि आने वाली जनरेशन को वो भी यूटिलिटी रहे, मतलब आपको सब खत्म नहीं करना है, आने वाली जनरेशन का भी ख्याल करना है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑयल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑयल किसके लिए यूज किया जाता? तो यहाँ पर पेट्रोल के लिए किया जाता, क्रूड ऑयल के लिए भी, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इन सब के लिए, मतलब ये वाला आंसर, सबके लिए ऑयल यूज करते हैं। देखो मैं आप मेरे अंदाजे पे बता रहा हूँ, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सबको हम ऑयल ही बोलते हैं कि क्रूड ऑयल के ये प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के। फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तीनों ही है। मैंने थोड़ा देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर मिला नहीं, इसलिए मुझे और लग भी रहा है, मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब तीनों को ऑयल बोलते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी कौन सी है उसका आपको पेयर सिलेक्ट करना है इंडिया में। पहला है नागालैंड, नागालैंड एक स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी है, मतलब आंसर ये है। दिल्ली है पर उत्तराखंड नहीं है, लद्दाख अभी है, मिजोरम नहीं है। समझाता हूँ थोड़ा आपको। हमारे पास कुल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। थोड़ा समझते इसको, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे से। देखो हमारे पास में 28 स्टेट्स है और आपके सामने कौन से मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं स्पेशल इसके लिए लेक्चर लेने वाला हूँ आपके लिए। अभी हम सिर्फ यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी। देखो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी अभी है। तो यहाँ पर ये दो आप देख रहे होंगे, ये वाले, एक है अभी लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है अभी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी क्या रहता समझाता नहीं। उसके बाद में यहाँ पर ये चंडीगढ़ है, पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो यूनियन टेरिटरी है। दोनों की डिस्प्यूट की वजह से किसी को दिया नहीं गया, उसको सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद में हमारी दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये 4 हुए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनको मिला के एक, पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे पर अब इनको मिला के एक ही कर दिया गया है। देखो यहाँ पे दमन है और यहाँ दीव है और यहाँ पर दादरा नागर हवेली, तो ये इनको सबको मिला के अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव मिला के, ठीक है। कुछ महाराष्ट्र के इलाके में आता, कुछ गुजरात में आता, तो सब ये यूनियन टेरिटरी एक हो गया, 5। उसके बाद में आप यहाँ आएंगे तो ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है और आइलैंड भी है। उसके बाद में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार इधर की साइड से, तो ये भी हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे 8 यूनियन टेरिटरीज है, सबके कुछ ना कुछ रीजन है उनके यूनियन टेरिटरी बनने के। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा खुद को लिमिट में कर रहा हूँ। आप सिर्फ याद रखो कि ये 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। हाल ही में आगे बढ़ते
यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से बता देता आपको, नागालैंड पूरा स्टेट है हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ दोनों, इसलिए 2 नंबर का आंसर है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है पर उत्तराखंड एक स्टेट है, उसके साथ लक्षद्वीप है पर मिजोरम क्या स्टेट है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is are true regarding watershed management? watershed management से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, यस, इसका प्राइमरी एम यही है कि वो वाटर को कंजर्व करे, सरफेस वाटर के साथ साथ जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी वो कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में, पहले ऑप्शन देखते हैं। कैन बी हैंडल्ड इंडिविजुअली, देखो ये इंडिविजुअली हैंडल करने जैसा काम नहीं है, बहुत बड़ा इलाका होता है वाटरशेड मैनेजमेंट का, तो वो इंडिविजुअल नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एनजीओ या गवर्नमेंट ही कर सकती है इसे, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अलोकेशन ऑफ फंड इज नीडेड टू प्लान, जरूरी नहीं है, बहुत जगह श्रमदान के जरिए वाटरशेड में जो मैनेजमेंट है वो डेवलप किया गया है। अभी आमिर खान का महाराष्ट्र में एक पानी फाउंडेशन है, वो श्रमदान से उन्होंने कई जगह वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट करके बताया। उसके साथ साथ जो राजेंद्र सिंह है उन्होंने अलवर में या राजस्थान में जो पानी के लिए और वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए जो काम किया है वो श्रमदान यानी पब्लिक फंड से किया है, मतलब जरूरी नहीं है कि पब्लिक फंड उसके लिए नीडेड है, श्रमदान से भी हो जाता काम, इसलिए ये भी गलत हो गया। फ्रेमिंग वाटर शेड पॉलिसी फॉर कंजर्व वाटर, पॉलिसी इसके लिए ऑलरेडी है, इसके लिए पॉलिसी ऑलरेडी है, ठीक है, पर आंसर हमारे लिए क्या है, दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ये बी जहाँ भी रहेगा वो गलत, ये भी गलत, और अलोकेशन ऑफ फंड इज नीडेड टू प्लान, इसलिए फंड श्रमदान से ही होता है, बट फंड अलोकेशन अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए था, हालांकि ए अपन ये रह जा रहा है, इसलिए हमको आंसर 2 नंबर का ही करना पड़ेगा। समझ, देखो ये वाटरशेड मैनेजमेंट है, वाटरशेड एरिया किसको बोलते हैं वो समझते हैं पहले, फिर बाद में उसका मैनेजमेंट की बात करेंगे। देखो एक ऐसा इलाका जहाँ से चारों ओर से पानी समेट के आ रहा है ना, एक ये पहाड़ का इलाका मान लेते हैं, ये पहाड़ है और इधर से ये पहाड़ है ऐसा, तो ये दोनों के बीच में पानी समेट के आ रहा है ऐसा, दोनों साइड से बारिश गिरती तो पानी ऊपर से समेट के आता है, ठीक है, ये पानी आता और फिर बीच में एक नदी बनती और पानी पूरा बह के निकल जाता, तो ये पानी बह के निकलना नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करना है, इसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम जगह जगह क्या करते हैं, छोटे, देखो यहाँ पे पानी आ रहा, छोटे छोटे डैम बनाएंगे और पानी को रोक लेंगे, वहाँ पे यहाँ पे भी छोटे छोटे बनाएंगे, पानी को रोकेंगे, यहाँ बनाएंगे पानी को रोकेंगे, मतलब पानी को चारों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा पानी ये जो बहकर नदी में से बहकर चला ना जाए, तो जगह जगह छोटे छोटे डैम बना बना के पानी को यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, इसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। इसकी वजह से जो सरफेस है, मतलब हम डैम बनाएंगे तो वो सरफेस वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो भी इसकी वजह से चार्ज होंगी और पानी वहाँ पे भी बढ़ेगा, तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट इलाका। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। Which of the following is a national tree of India? देखो नेशनल ट्री बनियन ट्री है, 3 नंबर का आंसर है, सबको पता है। चांगथांग जो हमारे लद्दाख है वहाँ पर एक ट्राइब्स है, कम्युनिटी है, ट्राइब्स कम्युनिटी है जो कि लद्दाख की जो डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट में रहती है, तो ट्राइब्स लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट, ये बात सही है। चांगथांग जो इलाका है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, देखो ये जो लद्दाख का इलाका है जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर ये जो कम्युनिटी है वो आप देख रहे होंगे, इसको चांगथांग कम्युनिटी बोलते हैं, और ये जो लद्दाख का इलाका है इसको चांगथांग बोलते हैं। चांगथांग का मतलब होता है वेयर द पीपल फ्यू पीपल लिव, मतलब चांगथांग मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब लद्दाख एक तो है 5 किलोमीटर हाइट पे या 5000 हाइट पे, तो वहाँ पर बारिश नहीं है, पूरा कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे लिवलीहुड के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसलिए ज़्यादा सेटलमेंट नहीं है, और दूसरी क्लाइमेटिकली भी वर्स्ट कंडीशन है क्योंकि टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है वहाँ पे, तो वो वजह से वहाँ सेटलमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ के लोग है ना वहाँ पे इसलिए आबादी कम है, और दूसरा यहाँ के लोग ज़्यादातर गोट है और शिप उसकी फार्मिंग करते हैं वहाँ पे, इसमें खास तौर पे पश्मीना शिप है, गोट है, पश्मीना गोट, तो वो उसकी वूल के लिए फेमस है। पश्मीना शॉल आपने नाम सुना होगा, तो ये पश्मीना वूल से
ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो पत्थर के जो बना हुआ दिख रहा है साथ में, तो इसको बोलते हैं लेखा। इसको क्या बोलते हैं? लेखा। लेखा बोलते हैं इसको। ये क्या किया जाता है कि चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाई जाती, ताकि उसमें ये उनकी जो बकरियां है, जो शीप है, जो गोट है, वो उसमें अंदर चली जाती है और उसके फिर वो रात में बाहर नहीं जाती इधर के उधर। तो कहीं ना कहीं इनको संभालने के लिए वो बनाया जाता, उसको लेखा बोलते हैं। यहाँ पर एक टेंट भी बनाया जाता, टेंट, कपड़े का टेंट बनाया जाता जिसमें ये लोग रहते हैं, उसको रेबो बोलते हैं, रेबो, रेबो बोलते हैं। ठीक है, ये पश्मीना शॉल है ना, गोट से मिलती, पश्मीना गोट, याद रखना, गोट है, गोट, शिप नहीं है। पश्मीना शॉल किससे मिलती? गोट से मिलती है। और पश्मीना शॉल के बारे में हम लोग एक स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपकी, ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़, पंजाब एंड देहरादून, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड रिस्पेक्टिवली आर। मतलब हमारी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब दिल्ली, उसके रिस्पेक्ट में चंडीगढ़ और देहरादून की डायरेक्शन पूछ रहा है आपको। तो थोड़ा सा देखो, अगर दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली तो थोड़ा चंडीगढ़ यहाँ रहेगा और इधर से देहरादून रहेगा यहाँ पे, ऐसा। ये दिल्ली है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ वहाँ पे आपको प्लस का साइन मारना है ऐसा। तो जिसके रिस्पेक्ट में, थोड़ा आवाज़ कम करो, जिसके रिस्पेक्ट में अगर पूछेंगे वहाँ आपको ऐसा प्लस का साइन मारना है। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में पूछा तो पहले ये किधर आएगा? ये वाला नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए आंसर रहेगा मैप में समझती। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है तो एक देखा है तो नॉर्थ में ही है, ये दिल्ली है, ठीक है, और ये चंडीगढ़ है और ये देहरादून है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा आपसे तो वहाँ पे था लाइन खींचने की, लाइन खींचने की। तो वैसे तो चंडीगढ़ नॉर्थ में ही आता, बहुत हल्का सा फर्क है इधर में, पर फिर भी ऑप्शन दिए थे वैसे उसने। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहाँ प्लस का साइन मारने का और देख लेने का डायरेक्शन। आपको मालूम है ऊपर नॉर्थ रहता, नीचे साउथ, और जो वेस्ट है वो हमारा सीधा हाथ की तरफ, सॉरी दाया हाथ की तरफ वेस्ट, और सीधे हाथ की तरफ ईस्ट, जिधर से सूरज निकलता है, ईस्ट। तो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सब्सटेंस अब्यूजेस। देखो ये बहुत टेक्निकल टर्म यूज किया है इसने यहाँ पे। सब्सटेंस अब्यूजेस का मतलब है कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट, उनके लिए यूज किया जाता है। ड्रग एडिक्ट जो नशाखोरी करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है सब्सटेंस अब्यूज। मतलब जो अल्कोहलिक होते हैं या फिर जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशे की चीज़ें लेते हैं, उसको बोलते हैं ड्रग एडिक्ट या फिर सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं। तो कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है इसमें, मतलब एक इंसान को या किसी को नशाखोरी बनाने के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा? तो जेंडर ऑफ अब्यूज़र। देखो जेंडर ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है, दोनों जेंडर वाले नशाखोरी कर सकते हैं। लोकेशन वेयर द बिलोंग फ्रॉम ग्रोइंग टोबैको, तो लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता ज़्यादातर। सब्सटेंस रेगुलरली यूज बाय फैमिली मेम्बर, हाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। अगर फैमिली मेम्बर लोग रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसका असर बच्चों पे डेफिनेटली होगा, बच्चे भी यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा घर के लोग तंबाकू या बीड़ी खुद कंज्यूम करते हैं और बच्चों से भी मंगवाते हैं जगह जगह से, तो बच्चे भी फिर ट्राई करने लग जाते हैं और फिर वो भी ऐसा ड्रग्स या फिर नशे का एडिक्ट बन जाते हैं। तो पेरेंट्स को इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द सोशल साइंस। इमिग्रेशन बेसिकली डिनोट्स द फॉलोइंग। इमिग्रेशन किसको बोलते हैं? माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह है, मतलब एक अपना ये मान लेते हैं इंडिया है, तो आप क्या करें यहाँ से इधर चले गए तो आप क्या हो गए? माइग्रेट हो गए, ठीक है, माइग्रेट हो गए। या फिर हो सकता है आप यहाँ से कहीं और भी चले गए और सेटल हो गए, तो ये माइग्रेशन बोलेंगे इसको। पर इमिग्रेशन क्या, आप किसको बोलते हैं? इमिग्रेशन मतलब क्या? आप कहीं और सेटल है और अपने खुद के दोस्त में वापस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। मतलब आप अदर कंट्री में और वापस अपनी कंट्री में वापस लौट के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन, माइग्रेशन जो अपने इंट्रा कंट्री में भी हो सकता है। मतलब खुद ही के देश में आप जैसे महाराष्ट्र से आप दिल्ली चले गए या फिर यूपी बिहार से आप मुंबई आ गए, तो ये एक तरह का आपका माइग्रेशन हो गया। मतलब माइग्रेशन अपने देश के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। इमिग्रेशन ये इंटर कंट्री होता है, याद रखो। इमिग्रेशन क्या होता है? इंटर कंट्री होता है।
एक देश से दूसरे देश में आप जब जाते तब। तो आंसर क्या है यहाँ पे, द मूवमेंट फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। देखो आंसर इसमें ये सही है, पर इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, द मूवमेंट आउट टू कंट्री बनेगा, इन टू कंट्री बनेगा, मतलब आप बाहर से अपने देश में आते इसको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आंसर भी कुछ हद तक सही है, पर क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर करना होता है। आगे बढ़ते, द प्लेस वेयर द चांगपाज यूज्ड टू कीप देयर शिप एंड गॉड इज कॉल्ड। मतलब जो चांगपा है वो अपनी शिप और गोट को कहाँ पे रखते हैं, तो उसका नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने आपको, लेखा। लेखा मतलब पत्थर का बनाया हुआ रहता है, एक बार देख लेते हैं। ये पत्थर का जो बना है ना, जो उनकी शिप और गोट को रखने की जो जगह है, मतलब रात में नाइट में वो क्या करते हैं, इसके अंदर लेके जाते हैं और खुला आसमान रहता, बट इतना कि जो शिप और गोट है ना, इसको मतलब इसको छलांग लगा के या इस पर से कूद के जा नहीं सकते, तो वो वहीं पे रात भर बंदे रहते एक तरह के, तो उसके लिए बनाते इसको लेखा बोलते हैं, चांगथांग वहाँ पे लद्दाख में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप बिल्कुल नए होंगे तो लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए, मिलते जल्दी, बाय बाय।